सोचते, खोजते और तजस्सुस करते दोस्तों, कैसे हैं आप? आज से तकरीबन 2400 साल पहले 2400 ईयर्स बैक यूनान के शहर एब्दरा में एक फलसफी डेमोक्रिटस रहता था। एब्दरा दोस्तों यूनान का वो इलाका था जहाँ के लोगों के लतीफ़े बहुत मशहूर थे। जैसे कि आप जानते हैं कि कुछ ख़ास इलाकों या जगहों या कौमों के साथ मज़ाक का एक पहलू जुड़ जाता है और लोग सिर्फ उनका नाम आ जाने पर ही मुस्कुराने लगते हैं, बाकी बात बाद में सुनते हैं। तो कुछ ऐसा ही उस वक्त यूनान में एब्दरा के लोगों के साथ था। शायद यही वजह है दोस्तों कि अगर आप आज भी डेमोक्रिटस फ़लसफ़ी के मुजस्समे देखें तो ज़्यादातर में उनका चेहरा एक मज़ाक़ ख़ेज़ अंदाज में खुला होता है, हंसते हुए खुला होता है। तो दोस्तों एब्दरा के डेमोक्रिटस की अपने दौर के बाकी फ़िलॉसफ़र्स, जिनमें अफलातून जैसे बड़े नाम भी शामिल थे, उनसे बिल्कुल नहीं बनती थी। डेमोक्रिटस अपने काटदार जुमलों की वजह से भी बाकी फ़िलॉसफ़र्स को पसंद नहीं आते थे। लेकिन दोस्तों इस नापसंद किए जाने वाले फ़िलॉसफ़र ने आज से एक सदी कम 2500 साल पहले, 2400 साल पहले कुछ हक़ाइक़ देखकर, कुछ फैक्ट्स का मुशाहदा करके एक ज़बरदस्त नतीजा निकाला। बात यह थी दोस्तों कि उस ज़माने में एक बहस जारी थी कि दुनिया की हर चीज़, ये जो मादा है, ये किस चीज़ से बना होता है। आखिर कोई तो एक चीज़ होगी ना जिससे हर चीज़ बनी हुई है। सबसे छोटी इकाई, द स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है? तो इसके जवाब में ज़्यादातर फ़िलॉसफ़र्स जो थे उस वक्त, जिनमें अफलातून भी थे, प्लेटो भी शामिल थे, वो पुराने फ़लसफ़े पर ही यूनान के कायम थे कि दुनिया की हर चीज़ दरअसल 4 चीज़ों यानी आग, पानी, हवा और मिट्टी से बनी है। यही वजह है कि रोमियों से पहले के अदवार से फ़लसफ़ी और पढ़े लिखे लोग, जो उस वक्त चंद एक ही हुआ करते थे, मीलों पर कहीं कोई एक बंदा, वो यही मानते थे कि इन सब चीज़ों से, इन चारों चीज़ों से हर चीज़ बनी है और इनमें से इंसान मिट्टी से बना है और ज़िंदगी की हर शक्ल दरअसल पानी से आई है। लेकिन इसके मुकाबले में डेमोक्रिटस ने देखा कि जब वो किसी चीज़ को काटता जाता है तो आखिरकार तोड़ता जाता है, तो वो चीज़ एक ऐसी हद तक पहुंच जाती है, कटते कटते, टूटते टूटते, कि उसके बाद उसे मज़ीद काटा या तोड़ा नहीं जा सकता। और ये आखिरी टुकड़ा ना तो पानी होता है, ना ही लाजमी तौर पर मिट्टी, आग या हवा। ये आखिरी ज़र्रा जहाँ तक देखना मुमकिन है, उसी चीज़ का एक छोटा सा ज़र्रा उसे मालूम होता था। जैसे अगर उसने कोई फल काटा है तो उसका छोटे से छोटा ज़र्रा भी मीठा सा होता है। पत्थर को किसी को तोड़ा है तो उसका छोटे से छोटा ज़र्रा भी, जितना वो देख सकता था, वो पत्थर जैसा ही होता था। जिस भी चीज़ को वो काटता है, तोड़ता था, उसका सबसे छोटा ज़र्रा भी उसी से मिलता जुलता होता था। इस फैक्ट को देखते हुए उसने कहा कि दरअसल हर चीज़ को छोटे छोटे टुकड़ों में काटना शुरू किया जाए तो आखिरकार एक ऐसा मरहला आएगा जब वो मादा, वो चीज़ मज़ीद तकसीम नहीं की जा सकेगी, मज़ीद तोड़ी नहीं जा सकेगी। इस पर डेमोक्रिटस ने हाइपोथेसिस पेश किया, अपना ख्याल पेश किया कि दरअसल हर चीज़ आग, पानी, हवा और मिट्टी से नहीं, बल्कि एक ऐसे मखसूस छोटे से ज़र्रे, एक छोटे से पार्टिकल से बनी होती है जिसे मज़ीद तकसीम नहीं किया जा सकता। वो नाकाबिले तकसीम है, इनडिविजिबल है ये पार्टिकल। यूनानी ज़ुबान में नाकाबिले तकसीम को एटिमोस कहा करते थे। ए मतलब नहीं, टेमोस मतलब तकसीम, मतलब तकसीम नहीं हो सकता। तो डेमोक्रिटस ने इस अनदेखे ज़र्रे को एटिमोस का नाम दे दिया। उसने कहा कि ये जो किसी भी चीज़ का सबसे छोटा ज़र्रा एटिमोस होता है, दरअसल कायनात की हर चीज़, मादा, इसी ज़र्रे से बना है। और ये एटमोस हर मादे का, हर चीज़ का दूसरे से मुख्तलिफ होता है, मखसूस होता है, स्पेशल होता है। इसीलिए एक चीज़ दूसरी से मुख्तलिफ होती है। उसने बाकायदा एक दोस्तों मॉडल भी पेश किया कि नर्म और खाने पीने की चीज़ों के एटमोस नर्म होते हैं, पत्थर या लोहे के एटमोस सख्त और एक मखसूस शक्ल के होते हैं। उसने इनकी ड्राइंग्स भी अपने अंदाज़ों से बनाकर अपने शागिर्दों को दिखाई कि इस तरह के, इस चीज़ का एटम इस तरह का हो सकता है, इस चीज़ का एटम इस तरह का हो सकता है। और ये बात हो रही है आज से तकरीबन 2500 साल पहले, 2400 साल पहले। इसके साथ उसने ये भी बताया कि जिस चीज़ को हम जितनी आसानी से तोड़ सकते हैं, उसके एटमोस में, उसके वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स में उतना ही फासला होता है। यही वजह है कि उसके टुकड़े करना, उस चीज़ को तोड़ना, तकसीम करना मुमकिन हो पाता है। अब दोस्तों ये बहुत ही सादा सा लेकिन एक जीनियस आइडिया था। अब देखिए कि साइंस में जब फैक्ट को देखकर, उन्हें जांचकर और बार बार तजुर्बे करके जो नतीजा निकलता है, इसकी तशरीह, इस वजाहत, इस एक्सप्लेनेशन को थ्योरी कहते हैं। तो दोस्तों डेमोक्रिटस वो पहला इंसान था जिसने दरअसल एटॉमिक थ्योरी पेश की। आप इसे उसका हाइपोथेसिस भी कह सकते हैं, क्योंकि ये बहुत देर में अच्छी तरह साबित हुआ।
لیکن دوستوں ڈیموکریٹس کے اس فیکٹس کے مشاہدے پر بیسڈ ایکسپلینیشن یعنی تھیوری کو اس وقت کے ذہین ترین لوگوں نے مسترد کر دیا۔ ان مسترد کرنے والوں میں پلیٹو یعنی افلاطون شامل تھا، بلکہ وہ تو ڈیموکریٹس کو اتنا ناپسند کرتا تھا کہ اس نے ڈیموکریٹس کی کتابیں، اس کی تحریریں تک جلا دینے کی باتیں کی تھیں۔ افلاطون کا نظریہ ڈیموکریٹس کے مقابلے میں وہی پرانے والا تھا کہ دنیا کی ہر چیز 4 چیزوں آگ، پانی، ہوا، مٹی سے بنی ہے۔ لیکن دوستو اگلے 2200 سال تک 2200 ایئرز تک افلاطون کی بات ہی مانی گئی۔ ڈیموکریٹس کی بات پر کسی نے توجہ نہیں دی۔ بس وہ یونانی کتابیں جو عباسی دور میں ترجمہ ہوئیں ان میں اس کا نام اور اس کی یہ ایٹموس تھیوری موجود رہی، یہاں تک کہ 1808 آ گیا۔ 1808 میں یہ ہوا کہ انگلش کیمسٹ جان ڈالٹن نے اپنی لیبارٹری میں گیسز پر تجربات کرتے ہوئے ایک زبردست فیکٹ، ایک حقیقت کا مشاہدہ کیا۔ اس نے دیکھا کہ گیسز یا کیمیکل کمپاؤنڈز جب ایک دوسرے سے ریئیکشن کرتے ہیں، ملتے ہیں، تو جو بھی نیا مکسچر یا کمپاؤنڈ یہ بناتے ہیں ان میں ہر ایلیمنٹ کا ویٹ وہی ہوتا ہے جو پہلے تھا۔ مطلب ایلیمنٹس کا ویٹ، ٹوٹل ویٹ تبدیل نہیں ہوتا، جس کا سیدھا سا مطلب تھا کہ ہر ایلیمنٹ، ہر عنصر یعنی دنیا کی ہر چیز دراصل بنیادی طور پر کچھ ایک ہی جیسے، ایک ہی وزن والے پارٹیکلز سے بنی ہوتی ہے، جو کسی بھی نئے مکسچر میں جا کر بھی اپنے وزن یا ماس آپ کہہ سکتے ہیں وہ اتنا ہی رکھتی ہے جتنا پہلے تھا۔ اس نے مشاہدہ کیا کہ جب 2 مختلف چیزوں کو مکس بھی کیا جائے تو دراصل ان کے پارٹیکلز مکس ہو جاتے ہیں، لیکن یہ سب چھوٹے چھوٹے پارٹیکلز تبدیل نہیں ہوتے، صرف مکس ہوتے ہیں، وہی رہتے ہیں جو اس سے پہلے تھے۔ کیونکہ اگر تبدیل ہو جائیں تو وہ نیا مکسچر یا کمپاؤنڈ بالکل ہی الگ چیز اور نئے وزن کے ساتھ، نئے میس کے ساتھ ایک اور چیز بننی چاہیے، لیکن ایسا نہیں ہوتا تھا۔ مختلف گیسز اور کیمیکلز پر لیبارٹری میں بار بار کے تجربات کے بعد جان ڈالٹن نے ڈیموکریٹس کے ایٹموس والے ماڈل ہی کو ریفائن کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ دنیا کی ہر چیز دراصل کچھ عناصر اور ایلیمنٹس سے بنی ہے، اور اس لیے مختلف ہے کہ ان عناصر، ان ایلیمنٹس کے اسمالسٹ پارٹیکلز ایک دوسرے سے بہت مختلف ہوتے ہیں اور انہیں ایٹم کہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اسمالسٹ پارٹیکل ایٹم کو نہ توڑا جا سکتا ہے، نہ نیا بنایا جا سکتا ہے، اور نہ ہی 2 ایلیمنٹس کے مکس ہونے سے ان کے ایٹمز کا وزن بدلا جا سکتا ہے۔ ڈیموکریٹس اور جان ڈالٹن کے اس آئیڈیا کو دوستو، اس فیکٹس پر بیس ایکسپلینیشن کو ایٹامک تھیوری کہا جاتا ہے۔ گو کہ اس تھیوری میں وقت کے ساتھ مزید بہتری آتی چلی گئی، یعنی ایٹم کو توڑنا ممکن ہو گیا، جس سے کہ ایک ایٹامک بلاسٹ، ایٹمی دھماکہ ہوتا ہے۔ پھر ایٹم کے اندر بھی سب ایٹامک پارٹیکلز یعنی الیکٹران، پروٹونز اور نیوٹرونز بھی دریافت ہوئے۔ لیکن وہ بنیادی آئیڈیا، وہ بیسک آئیڈیا ایٹامک تھیوری ہر گزرتے دن کے ساتھ مضبوط سے مضبوط تر ہی ہوا کہ ہر چیز دراصل مخصوص ایٹم سے بنی ہے، ہوا، پانی، آگ اور مٹی سے نہیں، بلکہ ہوا، پانی، آگ اور مٹی بھی ایٹمز ہی سے بنتے ہیں یا ان کی انرجی ہوتے ہیں، کسی چیز کی خود سے بنیاد نہیں ہوتے۔ یہ تھیوری اس وقت ایک حقیقت ہے، کیونکہ آج ہم الیکٹران مائکروسکوپ سے ایٹمز کو دیکھ بھی سکتے ہیں، لیکن یہ تھیوری الیکٹران مائکروسکوپ سے پہلے ہی تسلیم کر لی گئی تھی، کیونکہ اس کی وجہ سے تمام کیمیکل ریئیکشنز اور فزکس کی دوسری دریافتیں ممکن ہو رہی تھیں۔ تو دوستو فیکٹس کو دیکھ کر ان کی ایسی وضاحت جو تجربات سے بار بار ثابت ہو، اسے ہی سائنس کی دنیا میں تھیوری کہتے ہیں۔ تھیوری سائنٹیفک لاز اور ماڈلز ہی کی وضاحت ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایٹامک تھیوری ایک تھیوری ہی ہے، مگر ہاں ایک سائنٹیفک تھیوری کسی کا خواب، خیال، مفروضہ نہیں۔ دوستوں ایک اور اینگل سے دیکھتے ہیں۔ ابھی کل کی بات ہے کہ 1912 تک ساری دنیا کے سارے فلاسفرز اور سائنٹسٹ یہی سمجھتے تھے کہ زمین کا نقشہ، زمین کی حیت، اس کی ساخت، اس کی سٹرکچر جیسی اب ہمارے سامنے ہے۔ یہ جب سے سورج کے پھٹنے سے تقریباً 4.5 ارب سال سے یہ زمین وجود میں آئی ہے، اس کے کچھ دیر بعد سے جب یہ ٹھنڈی ہونا شروع ہوئی، تب سے اب تک ویسی کی ویسی ہی ہے۔ یہ 7 براعظم، 7 سمندر، یہ 7 کانٹیننٹس آج ہی کی شکل میں پچھلے کروڑوں اربوں سال سے قائم ہیں۔ لیکن 1912 میں جرمن جیوفزسٹ الفریڈ ویگنر نے کچھ حیران کن فیکٹس کا مشاہدہ کیا۔ انہوں نے افریقہ اور امریکہ کے کانٹیننٹس کے نقشے دیکھے، آسٹریلیا اور تسمانیہ کے جغرافیے کو دیکھا، نیوزی لینڈ کے دونوں حصوں کو دیکھا، انڈیا کے نیچے سری لنکا کو دیکھا، میڈاغاسکر اور افریقہ کو دیکھا، یورپ اور امریکہ کی ماؤنٹین رینجز کی چٹانوں کو، ان کی ماؤنٹین رینج کو غور سے دیکھا۔ اسے ان میں گہرا تعلق نظر آیا۔ اسے ہی کیا دوستو، ان سب کو پہلی نظر سے دیکھنے پر آپ کو بھی یہی لگے گا کہ یہ سارے جغرافیے چیخ چیخ کر کہہ رہے ہیں کہ
कभी हम में तुम में भी चाह थी, कभी हमसे तुमसे भी राह थी, कभी हम भी तुम भी थे आशना, तुम्हें याद हो कि ना याद हो। ये फैक्ट्स, ये हकायक देखने का पहला मरहला था दोस्तों। दूसरे मरहले में अल्फ्रेड वैगनर ने इन जगहों से मज़ीद सबूत तलाश करना शुरू किए, मज़ीद एविडेंस तलाश करना शुरू किए कि आया उसको जो लगता है वो सच में भी है या महज एक इत्तेफाक है जो उसे कोई तारीखी हकीकत जैसा लग रहा है। बेचारा अल्फ्रेड वैगनर दोस्तों सारी ज़िंदगी इंतहाई सर्दी, फिर कभी इंतहाई गर्मी, हब्स और बरसात, हर तरह के मौसम में एक बर्रे आज़म से दूसरे में, एक पहाड़ से दूसरे पर, एक समंदर से दूसरे की तरफ भागता फिरता रहा। इसी भाग दौड़ और रिसर्च का फ़ायदा हुआ और उसे बहुत से सबूत मिले। मिसाल के तौर पर अफ्रीका और अमेरिका के कभी मिले होने के सिलसिले में उसे बहुत ज़बरदस्त एविडेंस मिला। एक तो ये कि वो देखने में एक ही पज़ल के दो टुकड़े लग रहे थे। फिर उसे दोनों जगहों से एक ही लंबी दुम वाले रेप्टाइल के फॉसिल्स मिले। ये फॉसिल्स 20 से 30 करोड़ साल पहले के एक रेप्टाइल मीज़ोसॉरस के थे। मीज़ोसॉरस 3.5 फीट का एक 2 पाँव पर रेंगने वाला मगरमच्छ की तरह का रेप्टाइल था जो ताज़ा पानी में रहता था। ये रेप्टाइल अब एक्सटिंक्ट हो चुका है, नापैद हो चुका है, लेकिन इसका ताज़ा पानी में रहना ही दोस्तों वो अहम तरीन बात थी जो अल्फ्रेड के काम आई। मीज़ोसॉरस के फॉसिल्स ऐसी जगहों से मिले जो ताज़ा पानी के करीब थी या ताज़ा पानी में थी। फिर इसके जिस्म की स्ट्रक्चर, इसकी साख्त भी यही बताती थी कि ये ताज़ा पानी का जानवर है। लेकिन इसमें हैरत अंगेज़ बात यह थी कि इसी जानवर के फॉसिल्स अल्फ्रेड वैगनर को अफ्रीका से 4000 किलोमीटर दूर बहरे ओकियानूस, अटलांटिक ओशन के दूसरी तरफ समंदर पार मशरकी अमेरिका से भी मिले। ये फॉसिल्स भी इतने ही पुराने थे जितने अफ्रीका से मिलने वाले मीज़ोसॉरस के फॉसिल्स 20 से 30 करोड़ साल के दरमियान वाले 200 to 300 मिलियन ईयर्स अगो। तो माय क्यूरियस फेलोज, आप ज़रूर सोच रहे होंगे कि हमें कैसे पता चलता है कि फ़लाँ जानवर का फॉसिल या ढांचा कितना पुराना है। तो इसका जवाब आपको इन्हीं एवोल्यूशन के व्लॉग्स में बहुत जल्द मिलेगा और बहुत अच्छी तरह आपको दिखाएंगे कि कार्बन डेटिंग क्या है, फॉसिल्स की तारीख कैसे मालूम की जाती है और कार्बन डेटिंग के अलावा और क्या तरीके हैं। बस आप ये सिलसिला देखते रहिए, पहले इस कहानी को मुकम्मल कर लें। तो दोस्तों, जब अफ्रीका के मगरबी और अमेरिका के मशरकी इलाकों में से जानवरों के एक ही जितने पुराने फॉसिल्स और एक ही जैसे फॉसिल्स मिले तो एक बात वाज़ेह हो गई कि ये मगरमच्छ की तरह का ताज़ा पानी का जानवर 4000 किलोमीटर दूर अटलांटिक ओशन का नमकीन पानी क्रॉस करके तो दूसरे बर्रे आज़म में नहीं गया होगा। क्योंकि रेप्टाइल ताज़ा पानी में तो जी सकते हैं कुछ देर के लिए, लेकिन समंदर इनका मस्कन नहीं है। मगरमच्छ आप दरियाओं में तो देखते हैं, समंदरों में कभी नहीं देखेंगे। सो तैर कर जाने का 4000 किलोमीटर का कोई चांस ही नहीं था। सो इसके मुकाबले में दूसरा साफ इम्कान यही था कि ये दोनों जगहें कभी एक दूसरे के करीब थीं या एक ही थीं। यानी ऐसा हो सकता है कि कभी ये दोनों खुश्की के टुकड़े आपस में अफ्रीका और अमेरिका मिले हुए थे। इसी सूरत में मीज़ोसॉरस इस जानवर के लिए मुमकिन था कि वो सारे एरिया में मौजूद रहता और उस वहीं पर एक्सटिंक्ट, वहीं पर नापैद हो और फिर उसके फॉसिल्स दोनों जगह मौजूद हैं, जबकि वो जगह एक दूसरे से 4000 किलोमीटर दूर चली गई। अल्फ्रेड वैगनर ने अमेरिका और यूरोप की माउंटेन रेंजेस की, जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इनके चट्टानों का भी मुशाहिदा किया। उसने देखा कि ये दोनों तरफ की चट्टानें हैरानकुन हद तक एक जैसी हैं, बल्कि यहाँ से बाद में मिलने वाले फॉसिल्स भी एक ही तरह के थे और वो सब तकरीबन 20 से 30 करोड़ साल पुराने थे। मतलब ये इतना अरसा पहले यकीनन एक साथ मिले हुए होने चाहिए। इसी तरह अफ्रीका और अमेरिका के जो दरमियान में नक्शे में आप बज़ाहिर कभी एक जैसे एक जिग्सा पज़ल के हिस्से लग रहे हैं, इनकी चट्टानें और इनकी रॉक्स भी आपस में मिलती हुई ही साबित हुई। तो खैर दोस्तों, चट्टानों की एक जैसी साख्त, फॉसिल्स के रिकॉर्ड और देखने में एक ही पज़ल के हिस्से होने की हकीकतें जानने के बाद इनकी जो वजाहत अल्फ्रेड वैगनर ने पेश की, वही हैरत अंगेज़ वजाहत कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी कहलाती है। उसने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में कहा कि कभी तमाम दुनिया का लैंड मास, तमाम बर्रे-आज़म खुश्की के तमाम टुकड़े आपस में मिले हुए थे। दुनिया की तमाम खुश्की कभी एक ही बहुत बड़ा अजीम बर्रे-आज़म था, लेकिन फिर ये बहुत कम रफ्तार से सिरकता हुआ एक दूसरे से दूर हटता चला गया। ये आज भी हरकत कर रहे हैं खुश्की के टुकड़े। अल्फ्रेड ने इस अजीम बर्रे-आज़म को, यानी जिसमें कभी तमाम लैंड मास जमा था, उसे पेंजिया का नाम दिया, जिसका मतलब था तमाम दुनिया।
उसने पेशगोई भी की कि अगर उसकी थ्योरी दुरुस्त है तो जैसे सबूत उन्हें अफ्रीका और अमेरिका से मिले हैं वैसे ही दुनिया के तमाम दूसरे ऐसे मुकामात से मिलने चाहिए जो एक दूसरे से इस वक्त तो हज़ारों किलोमीटर दूर हैं लेकिन कभी पैंजिया में एक जगह थे। ये पज़ल, हाँ, ये जिग्सा पज़ल हल होगा। ये एक रिमार्केबल दोस्तों थ्योरी और प्रेडिक्शन थी जिसने साइंटिफिक कम्युनिटी के पाँव के नीचे से वाकई ज़मीन हिला दी। बात ही इतनी अजीबोगरीब थी। अब यूँ था कि अल्फ्रेड ने तो थ्योरी के तमाम लवाजमात पूरे किए थे मगर इस थ्योरी के पेश करने के साथ ही उन पर अंधाधुंध एतराज़ात शुरू हो गए क्योंकि ऐसा होना था। अल्फ्रेड पहले से जानता था क्योंकि साइंटिफिक कम्युनिटीज़ किसी भी थ्योरी को मजहबी फ़िरकों से भी ज़्यादा शिद्दत से मुस्तरद करती है क्योंकि उनके दरमियान एक कंपटीशन होता है कि कौन सबसे बेहतर और सबसे पहले कोई दरियाफ्त या इजाद करता है या कोई मॉडल पेश करता है। इसीलिए जब तक किसी की इजाद या दरियाफ्त खुद को पूरी तरह मनवा ना ले, साबित ना करवा ले, साइंटिफिक कम्युनिटीज़ में इसे तस्लीम नहीं किया जाता, वहाँ बड़ा कट्टरपन दिखाया जाता है। बस फ़र्क इतना है साइंटिफिक कम्युनिटीज़ का और यहाँ का कि साइंटिफिक कम्युनिटीज़ में जब कोई बात साबित हो जाए तो तमाम लोग उसको मान लेते हैं। हाँ, अपना अपना क्रेडिट लेने की कोशिश करते हैं कि इसमें फ़लाँ पार्ट मेरा था, फ़लाँ पार्ट मेरा था। सो अल्फ्रेड वैगनर की कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी को भी शुरू में बुरी तरह रद्द कर दिया गया। इसे बाकायदा मजाक और तज़हीक का निशाना बनाया गया, फप्तियाँ कसी गई इस पर साइंटिफिक कम्युनिटीज़ के लोगों ने तंज के तीर भी बरसाए कि ये कोई थ्योरी है, ये क्या फजूल बात है कि पूरा का पूरा बर-ए-आज़म ही हरकत कर रहा है, सारे बर-ए-आज़म हरकत कर रहे हैं, नामाकूल बात, नॉनसेंस। अल्फ्रेड वैगनर यही सुनता हुआ अपनी थ्योरी के मशहूर होने से पहले ही मर गया। लेकिन फिर यह हुआ कि इस थ्योरी के सबूत बाकी साइंटिफिक कम्युनिटीज़ को भी मिलना शुरू हो गए। इसके लिए आपको एक बहुत ही दिलचस्प बात बताते हैं। दूसरी आलमी जंग में, दूसरी जंग अजीम में जब 6 और 9 अगस्त 1945 को जापानी शहरों हिरोशिमा नागासाकी पर एटम बम फेंके गए तो एक एटमी दौड़ शुरू हो गई। अमेरिका और रूस समेत कई ममालिक एटम बम तैयार करने लगे और खुफिया तजुर्बात भी करने लगे। अब ये देखने के लिए कि कौन कौन मुल्क कहाँ कहाँ खुफिया एटॉमिक धमाके कर रहा है या एटम बम चेक कर रहा है या कोई ऐसा इंतज़ाम कर रहा है, ये चेक करने के लिए ताकतवर मुल्कों ने ज़मीन के कई खुफिया मुकामात पर सेस्मोमीटर्स लगा दिए ताकि अगर कोई मुल्क खुफिया एटमी धमाका करे, न्यूक्लियर बम टेस्ट करे तो ये सेस्मोमीटर्स ज़मीन की हरकत नोट करते हुए इस टेस्ट को जान लें। सो दोस्तों, न्यूक्लियर टेस्ट तो एक तरफ, इन सेस्मोमीटर्स ने एक नई ही दरियाफ्त कर दी, बल्कि अल्फ्रेड वैगनर को सच्चा साबित कर दिया। वो ऐसे कि ये सेस्मोमीटर्स ज़लज़ले और ज़मीन की प्लेट्स की हरकत की भी खबर अब देने लगे थे क्योंकि उनके लिए तो हर हरकत एक हरकत ही थी, वो एटॉमिक ब्लास्ट की हो या ज़मीन की किसी तह के हिलने की। तो ज़मीन की तह के हिलने की ये खबरें जब सेस्मोमीटर से और दीगर ज़राए से भी मिलने लगी तो साबित हो गया कि ज़मीन कई प्लेट्स पर अपना लैंड मास उठाए हुए है और ये हरकत भी करती हैं। जब ये दरियाफ्त साबित हुई दोस्तों तो उस वक्त अल्फ्रेड को वफात पाए हुए 3 दहाइयाँ गुजर चुकी थी। अ बिग हैंड फॉर अल्फ्रेड वैगनर। तो दोस्तों, इन हरकत करती हुई प्लेट्स को साइंटिफिक कम्युनिटीज़ ने टेक्टोनिक प्लेट्स का नाम दिया। फिर साथ ही दुनिया को इस थ्योरी के ऐसे सबूत भी नज़र आना शुरू हुए जिसके लिए किसी साइंसी आले की अब ज़रूरत नहीं थी। आप अपनी आंखों से देख सकते हैं कि मसलन आप सबसे बड़ा सबूत जो इसका है, अफ्रीका की द ग्रेट रिफ्ट वैली है। वहाँ अफ्रीका की 2 प्लेट्स, सोमालियन और नमीबियन प्लेट्स ड्रिफ्ट करती हुई एक दूसरे से दूर जा रही हैं। इस ग्रेट वैली में एथोपिया, कीनिया और मोज़म्बिक से मलावी तक फैली हुई ग्रेट रिफ्ट लेक्स भी वजूद में आ चुकी हैं जिनकी उम्रें करोड़ों साल में हैं। फिर मैग्नेटिक फील्ड मापने वाले आले और सैटेलाइट से इतने सबूत हमारे पास हैं कि कॉन्टिनेंट्स की ड्रिफ्टिंग से इनकार मुमकिन ही नहीं। इसी की बदौलत ज़लज़लों, सुनामी और पहाड़ों के बारे में भी पेशगोइयाँ अब हम कर सकते हैं। सो अल्फ्रेड की कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी को अब तस्लीम कर लिया गया है, लेकिन एक एतराज़, एक थोड़ी सी करेक्शन के साथ। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी पर एतराज़ ये है कि अल्फ्रेड वैगनर ने ड्रिफ्टिंग थ्योरी में ये तो साबित कर दिया कि कॉन्टिनेंट्स ड्रिफ्ट करते हैं और कभी ये एक ही लैंड मास पैंजिया था, लेकिन ये दुरुस्त नहीं बताया कि कॉन्टिनेंट्स ड्रिफ्ट करते क्यों हैं, इनका मैकेनिज्म क्या है। अल्फ्रेड का ख्याल था कि बर्र-ए-आज़मों की हरकत गालिबन ज़मीन की हरकत की वजह से है, यानी ज़मीन हिलती है तो उसी वजह से ज़मीन के ऊपर ये प्लेट्स भी हरकत करती हैं, घूमती है जब ज़मीन। लेकिन उनका ये अंदाज़ा दोस्तों गलत था। आज हम जानते हैं कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्टिंग ज़मीन की हरकत की वजह से नहीं है, बल्कि उन बड़ी बड़ी टेक्टोनिक प्लेट्स की वजह से होती है जिनके ऊपर हमारे कॉन्टिनेंट्स मौजूद हैं।
प्लेट्स की इस हरकत को प्लेट टेक्टोनिक्स कहा जाता है। थोड़ी सी करेक्शन के साथ अब एल्फ्रेड की कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी एक हकीकत के तौर पर तस्लीम की जाती है। एल्फ्रेड वैगनर का बताया हुआ सुपर कॉन्टिनेंट पेंजिया जियोग्राफी की एक ऐसी हकीकत है कि इससे इनकार तो दोस्तों एक तरफ, इस जैसे कई पेंजियाज और भी माने जाने लगे हैं। वो यूं कि साइंस ये जान चुकी है कि तारीख में यही एक पेंजिया नहीं था। ज़मीन की 4.5 बिलियन ईयर्स उम्र के दरमियान कई बार कई पेंजियाज जुड़ चुके हैं और बिखर चुके हैं। आइंदा भी बनते रहेंगे और टूटते रहेंगे। ये अमल मुसलसल जारी है। हम आज ये जान चुके हैं कि किस तरह इंडियन प्लेट के यूरेशिया प्लेट से टकराने के बायस हिमालय जैसा अजीम उशान पहाड़ी सिलसिला वजूद में आया था। हम ये भी बता सकते हैं कि एक और हिमालय वजूद में आने वाला है, और वो भी अफ्रीका और यूरोप के दरमियान में। यूरोप और अफ्रीका के दरमियान वाला दुनिया का मसरूफ तरीन समंदर मेडिटेरेनियन सी, बहिरा रोम, एक दिन बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि अफ्रीका और यूरोप की टेक्टोनिक प्लेट्स मुसलसल इस तरह सिरक रही हैं कि हर साल 1 इंच की रफ्तार से उनमें फासला कम हो रहा है। 5 करोड़ साल बाद अगर आप गर्मियों की छुट्टियों में यहाँ आएँ तो आपको समंदर नहीं मिलेगा, बल्कि आपको गर्म कपड़े साथ लाना होंगे, क्योंकि जहाँ आज मेडिटेरेनियन सी है वहाँ हिमालय जैसा अजीम शान बुलंद पहाड़ी सिलसिला वजूद में आ चुका होगा और एशिया का हिमालय फ्लैट हो चुका होगा। अफ्रीका और यूरोप मिलकर यूरोफ्रीका एक नया बर्र-ए-आज़म बना चुके होंगे। तो दोस्तों, ये सब कुछ एक थ्योरी ही की बदौलत हम समझ सके हैं। इन तमाम हकीकतों के साथ भी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट एक थ्योरी ही है, एक ऐसी साइंटिफिक थ्योरी जो फैक्ट्स को देखकर वज़ा की गई थी, अब तस्लीम शुदा हकीकत है। इसी तरह दोस्तों, हम सब जानते हैं कि आज न्यूटन की थ्योरी ऑफ ग्रेविटी से कोई भी इनकार नहीं करता। न्यूटन ने 1665 में ये थ्योरी पेश की थी कि कायनात में मौजूद हर जिस्म दूसरे को अपनी तरफ खींच रहा है, और ये खींचने की कुव्वत उसके मैस और फासले के हिसाब से होती है। फिर इसी ग्रेविटेशनल थ्योरी को आइंस्टाइन ने मज़ीद वाज़े किया और बताया कि क्यों ज़मीन समेत हर जिस्म दूसरे जिस्म को, दूसरी चीज़ों को अपनी तरफ खींचता है। आइंस्टाइन की थ्योरी के मुताबिक ये स्पेस टाइम कर्व है जो कशिश का बायस बनता है। न्यूटन की इस थ्योरी का बहुत ही बड़ा सबूत उस वक्त सामने आया जब सोलर सिस्टम के 8वें सैयारे नेपच्यून की दरियाफ्त हुई, क्योंकि उस वक्त नेपच्यून कहीं नज़र ही नहीं आता था। किसी दूरबीन से वो उसको किसी टेलीस्कोप से देखना मुमकिन नहीं था, मगर उसके करीबी सैयारे यूरेनस की हरकत कुछ ऐसी थी कि वो न्यूटन की ग्रेविटेशनल थ्योरी के मुताबिक किसी बड़े जिस्म के करीब होने पर ही मुमकिन थी, वरना वो जिस तरह हरकत कर रहा था वो न्यूटन की थ्योरी के खिलाफ बात थी। इस पर दोस्तों हम कायनात सीरीज़, यूनिवर्स सीरीज़ में एक मुकम्मल एपिसोड बना चुके हैं, उसमें ये पूरी कहानी, बड़ी मज़े की कहानी दिखाई गई है, ज़रूर देखिएगा। एक थ्योरी ही की मदद से ज़मीन से 4 गुना बड़ा सैयारा 1849 में उस वक्त दरियाफ्त कर लिया गया जब उसे किसी टेलीस्कोप वगैरह से देखा जाना मुमकिन ही नहीं था। आज हम गाड़ियों में जो भी नक्शे इस्तेमाल करते हैं, मैप्स देखते हुए किसी जगह पहुंचते हैं, ये सब कुछ जीपीएस, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम की वजह से आसान हो पाया है, और ये सारा अमल आइंस्टाइन की जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के बगैर मुमकिन ही नहीं। आपकी दुरुस्त लोकेशन और जहाँ जाना है वहाँ की लोकेशन, मैप शेयरिंग वगैरह वगैरह, ये सब कुछ जिन सैटेलाइट्स की मदद से हो रहा है, उनमें आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी एक अहम तरीन किरदार अदा करती है। अब इसी प्रैक्टिकल इस्तेमाल, सबूतों, फैक्ट्स और एक भी एविडेंस इसके खिलाफ ना आने की वजह से इसे थ्योरी का दर्जा हासिल है, एक साइंटिफिक थ्योरी का दर्जा। इन सब तारीखी मिसालों को आपके सामने रखने का दोस्तों मकसद ये बताना है कि थ्योरी एक फर्जी चीज़ या किसी का ख्वाब ख्याल नहीं होती, बल्कि फैक्ट्स की, हक़ाइक़ की ऐसी एक्सप्लेनेशन, ऐसी वजाहत साइंटिफिक थ्योरी कहलाती है जिसके बहुत से सबूत मौजूद हों, चेक किए जा सकें, और एक सबूत भी, जी हाँ, एक सबूत भी इनके खिलाफ ना आए, और मज़ीद ये कि इसके लिए ऐसी पेशगोइयाँ की जाएं जो मुसलसल दुरुस्त साबित हों। जैसा कि दुनिया की मानी हुई हकीकत कि ज़मीन सूरज के गिर्द घूमती है, एक थ्योरी ही है जिसे हीलियोसेंट्रिक थ्योरी कहते हैं। हालांकि इससे पहले दुनिया में हज़ारों साल तक जियोसेंट्रिक थ्योरी गालिब रही थी। मतलब इसका ये था कि ज़मीन कायनात का मरकज़ है उस थ्योरी का, और सूरज, चाँद, सितारे सब इसके गिर्द 7 दायरों में घूमते हैं, जिन्हें मिस्री साइंसदान टॉलमी की वजह से ज़मानों तक 7 आसमान समझा गया। लेकिन उस थ्योरी, टॉलमी की जियोसेंट्रिक थ्योरी की प्रेडिक्शन में मसला था कि उसके मुताबिक कई सैयारों की हरकत, जैसा कि जुपिटर और मरीख तक की हरकत, समझ में नहीं आती थी।
یہ کبھی آگے چلے جاتے تھے، کبھی پیچھے، کبھی ان کی درست پریڈکشن نہیں ہو پاتی تھی کہ یہ فلاں وقت پر کہاں ہوں گے۔ اسی لیے پھر دیوی اور دیوتاؤں کی کہانیاں بنتی تھیں کہ فلاں دیوی یا دیوتا فلاں چیز سے خوش یا ناراض ہے، اس لیے ایسا اور ویسا ہو رہا ہے، اور اسی وجہ سے انسانوں کی قسمتیں ایسی اور ویسی ہوں گی۔ اب چونکہ اس جیو سینٹرک تھیوری کے خلاف ثبوت آ رہے تھے اور اس سے پریڈکشن کرنا بھی ممکن نہیں تھا، اس لیے وہ تھیوری سائنٹیفک تھیوری نہیں رہی، اسے رد کر دیا گیا اور اس کی جگہ 16ویں صدی کے 16 سینچری کے پولش سائنٹسٹ کوپرنیکس کی ہیلیو سینٹرک تھیوری تسلیم کر لی گئی۔ اس ہیلیو سینٹرک تھیوری کے مطابق سورج ہمارے سولر سسٹم کا مرکز ہے اور باقی سارے سیارے اور زمین اس کے گرد گھومتے ہیں۔ اسی تھیوری کے مطابق سیاروں کی ساری موومنٹس درست سمجھ میں آنے لگی اور مستقبل کی پریڈکشن کرنا بھی ممکن ہو گیا کہ فلاں وقت میں فلاں سیارہ اور ستارہ کہاں ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ یہ جو بھی سیٹلائٹ اور مشینیں چاند پر اور مریخ پر بھیجی جاتی ہیں، وہ اسی وجہ سے صحیح مقام پر صحیح اینگل سے اور صحیح طریقے سے بھیجنا ممکن ہوتی ہیں کہ ہم پریڈکشن کر سکتے ہیں کہ فلاں وقت پر چاند اور مریخ کہاں ہوگا اور اس پر جو ہم مشین بھیج رہے ہیں وہ اس پر وقت پر پہنچ سکے گی۔ یہی وجہ ہے دوستوں کہ جیو سینٹرک تھیوری کو تھیوری نہیں مانا جاتا، اب اسے رد کر دیا گیا ہے، بلکہ ہیلیو سینٹرک یعنی سورج کے مرکز ہونے کو تھیوری سائنٹیفک تھیوری مانا جاتا ہے، تسلیم کیا جاتا ہے، کیونکہ یہ ایک پریکٹیکل حقیقت ہے۔ سو دوستو، تھیوری حقائق اور سائنسی قوانین کو دیکھ کر ان کی وضاحت ایکسپلینیشن کا نام ہے، نہ کسی سائنسدان کا یہ خواب ہوتا ہے، نہ خیال، نہ اندازہ۔ تو دوستو، ایٹامک تھیوری، کانٹیننٹل ڈرفٹ تھیوری، گریویٹیشنل تھیوری، تھیوری آف جنرل ریلیٹیوٹی اور ہیلیو سینٹرک تھیوری ہی کی طرح ڈارون کی ایوولوشن بائی نیچرل سلیکشن بھی ایک سائنٹیفک تھیوری ہی ہے۔ پر دوستو، یہاں آپ کو ضرور پوچھنا چاہیے کہ ڈارون نے اپنی تھیوری آف ایوولوشن بائی نیچرل سلیکشن کے لیے کیا ثبوت پیش کیے تھے، کیا پیش گوئیاں کی تھیں؟ کیا 160 سال بعد کوئی ایک بھی ثبوت ایسا ہے جو ڈارون کی تھیوری کو رد کرتا ہو؟ کیا ہم بندروں سے بنے ہیں؟ یہ سب دوستو ہم اگلے ویلاگ میں اس پر بات کریں گے، ضرور دیکھیے گا۔